हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास नया चैप्टर है, एक नया सब्जेक्ट भी है। हमारा सब्जेक्ट है ये आज केमिस्ट्री। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अम्ल तथा क्षारक। ये क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग अम्ल तथा क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ल तथा क्षारक। आज हम लोग अम्ल तथा क्षारक पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री की पहली क्लास है। ये क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें हम लोग अम्ल तथा क्षारक पढ़ने वाले हैं। अब इसको हम अगर देखें तो इसको अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। और क्षारक को क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो हमारे पास क्या है? अम्ल और क्षारक, इनके बारे में हमको आज पढ़ना है। अब देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ये एक्चुअली में तो होते हैं यौगिक। क्या होते हैं? यौगिक। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। देख लेते हैं। सभी यौगिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उनको अम्ल, क्षारक और लवण में अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। क्या होता है कि सारे यौगिक जो है हमारे पास वो क्या है? अम्ल, क्षार और लवण हैं। कौन कौन से? अम्ल, क्षार और लवण। इनको अलग अलग रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इनके सबके रासायनिक गुण अलग अलग हैं, इसलिए इनको सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। किसी को अम्ल कर दिया गया, किसी को क्षार कर दिया गया और किसी को लवण कर दिया गया। इनके विशिष्ट गुण अलग अलग हैं जो इनको एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। जैसे अब हम देखें तो भोजन में अगर खट्टा लगता है, भोजन अगर हमारा खट्टा है, क्या है? खट्टा। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय है। क्या कहते हैं? अम्लीय है। यानी कि अगर खट्टा भोजन है या कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर वो खट्टा है तो उसमें क्या हम समझ लेते हैं कि उसमें एसिड है, यानी कि वो अम्लीय है। अगर वो क्या है? खारा है। खारा इन द सेंस कि वो कड़वा है। अगर देख लेते हैं खट्टे की जगह पर कड़वा हो जाता है। अगर वो कड़वा है तो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। यानी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? बेसिक हो जाती है। ठीक, अगर कोई हमारा खाद्य पदार्थ खट्टा है तो वो अम्लीय हो जाएगा, और अगर कड़वा है तो वो क्षारीय हो जाएगा। ये इनके अलग अलग रासायनिक गुण हैं। ठीक, ये इनके अलग अलग रासायनिक गुण हैं। आप देखते हैं अम्लों और क्षारकों की उनकी अवधारणाओं के हिसाब से देख लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अम्ल। क्या लिख लेते हैं? अम्ल यानी एसिड। दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं? क्षारक। एक तरफ हो गया अम्ल, दूसरी तरफ क्षारक। अब देखते हैं अम्ल और क्षारक को हम लोग पहचानते कैसे हैं। एक तो हमने बताया अभी खट्टा और कड़वा, ये हो गया स्वाद के अनुसार। क्या हो गया? स्वाद से अगर हम पहचाने तो स्वाद में अगर खट्टा है तो वो है क्या? अम्ल। क्या है? खट्टा है। और अगर कड़वा है तो वो हो गया क्षारक। ठीक, अब दूसरा और भी है, इसको पहचानने के लिए एक और तरीका आजमाया गया है। वो क्या है? लिटमस पेपर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। अब ये पेपर क्या है? ये एक टाइप का पेपर है। आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल में कि एक छोटा सा पेपर होता है, नीले और लाल रंग में होता है। ठीक, नहीं ये पेपर हाँ नीले और लाल रंग में होता है। आपके स्कूल में देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, स्कूल खुलेंगे आप देखना, आपकी लैब में स्कूल में होंगे लिटमस पेपर होंगे। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, अम्ल जो है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर हम किसी एसिड में नीला लिटमस पेपर डुबोएंगे तो वो कैसा निकलेगा? लाल हो जाएगा। और अगर वही उसी की जगह पे क्षार है या कोई क्षारक है तो उसमें अगर हम लाल लिटमस पेपर डुबोएंगे, कौन सा? लाल लिटमस पेपर डुबोएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? नीला लिटमस पेपर निकलेगा। कौन सा? नीला। यानी कि लाल लिटमस पेपर उसमें हम डुबोएंगे किसी क्षार में तो वो क्या हो जाएगा? नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो ये दो प्रकार के हुए हमारे इनको पहचानने के लक्षण। अगर हमको पहचानना है कि ये अम्ल है या क्षार है तो उसमें हम क्या करेंगे? नीला लिटमस पेपर डुबोएंगे तो वो लाल हो जाएगा। लेकिन अगर वो तो हम समझ लेंगे वो अम्ल है। लेकिन उसी अम्ल में अगर हम लाल लिटमस पेपर डुबोते हैं
तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लाल होना है उसको लास्ट में, तो पहले से ही अगर लाल है तो वो लाल ही रहेगा। वैसे ही क्षारक में भी है, अगर कोई लाल लिटमस पेपर उसमें डुबोते हैं तो वो नीला हो जाएगा, अगर पहले से नीला है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है, चलो पहले उसको छोड़ते, पहले इसमें लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या आया हमारा, खट्टा जितना खाद्य पदार्थ है, यानी कि खट्टे फल वगैरह जो कुछ भी हैं, ठीक, खट्टे फल या खट्टा भोजन, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इमली हुई, तो ये सारे हमारे क्या हैं, अम्ल हैं। सिरका हुआ, खट्टे फल हुआ, सिरका हुआ। सिरका तो आप लोग जानते होंगे गन्ने के रस से बनता है। जब ज़्यादा दिन तक सिरका गन्ने का रस रख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी बात की हमने नींबू, संतरा और इमली की, तो इनमें देख लेते हैं कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नींबू देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे, संतरा देखेंगे, और फिर देखेंगे इमली। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। चलिए तो देख लेते हैं नींबू, संतरा और इमली के बारे में। तो नींबू में हमारा पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। क्या इसको क्या कहते हैं, एसिटिक। इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। और दूसरा जो संतरे में पाया जाता है उसको हम कहते हैं सीट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, सीट्रिक एसिड, ठीक। नींबू में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, और जो संतरे में पाया जाता है उसको हम लोग सीट्रिक एसिड कहते हैं। अब बात आती है इमली की, तो इमली में जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं टर्टरिक एसिड। बहुत लोगों ने ये सब नाम नहीं सुने होंगे, फिलहाल सुन लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये काम आने वाले हैं। जो एग्जाम्पल वाले आते हैं आपके क्वेश्चन, उसमें जो बहुविकल्पी वाले आपके आते हैं उसमें ये पूछ सकता है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि टर्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। अगर संतरे में पूछ दिया जाए तो सीट्रिक एसिड, और नींबू में तो एसिटिक एसिड। तो ये हो गए हमारे खट्टे फल, यानी जो खट्टे हैं वो अम्लीय हैं। अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार में अगर हमको एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या होगा, जैसे साबुन, आपने देखा होगा साबुन। तो साबुन जो हमारे कभी मुंह में लग जाता है, नहाते वक्त आप देखते होंगे कभी मुंह में चला जाता है, तो क्या होता है, कड़वा सा लगता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, कड़वा इसका स्वाद है, तो इससे पहचान लेंगे कि ये क्षारक है। अगर तब भी आपको भरोसा नहीं होता है तो आप कभी लिटमस पेपर ले आइएगा कहीं दुकान से, कापी किताब वाली दुकानों पे मिल जाएगा लिटमस पेपर, तो वहाँ से जाकर के आप ले आइएगा लिटमस पेपर, और घर में आइएगा साबुन थोड़ा घोरिएगा, ठीक। थोड़ा साबुन पानी में ऐसे इसका विलयन बना लीजिएगा, ठीक। और उसमें आप लाल वाला लिटमस पेपर डुबोइएगा, और जब बाहर आप निकालेंगे तो उसको नीला आपको मिलेगा। क्या होगा, वो लिटमस पेपर आपको नीला बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब देखिए, दो हमने देखी कि एक तो हो गया कि स्वाद से, और दूसरा हमने देखा लिटमस पेपर से, लेकिन कहीं कहीं पे ये काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं पे ये वाले दोनों के दोनों काम नहीं करते हैं। वो कैसे काम नहीं करते हैं वो देख लेते हैं। अम्ल तथा क्षारक जो है इनकी अवधारणा सभी पर लागू नहीं होती हैं, सब पे लागू नहीं होता, क्योंकि ये जो दो हमने देखा लिटमस पेपर वाला और स्वाद वाला, ये सब कहीं ये लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जो होते हैं वो कभी कभी कड़वे नहीं होते हैं। कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो कड़वे नहीं होते हैं, फिर भी वो क्षारक होते हैं। तो इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि स्वाद से ही हम पता लगा सकते हैं कि वो क्षारक है भी या नहीं। बाद में हमको पता चला कि कुछ ऐसे भी क्षारक हैं जो कड़वे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो क्षारक वाले गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ, ठीक। दूसरी बात हमने देखा कि लिटमस पेपर भी कभी कभी फेल हो जाता है। क्या होता है, वो काम नहीं करता है। कब नहीं काम करता है, लिटमस पेपर सदैव आपने देखा होगा लिक्विड में या फिर नमी वाले जगह पे ही काम करेगा, जहाँ पे अभी हमने क्या कहा, अभी साबुन आपको लाना है, उसको पानी में घोलना है, मतलब वहाँ पे लिक्विड उसका बनाना है या नमी उसमें बनानी है, तभी जो हमारा लिटमस पेपर है तभी काम करेगा, ऐसा हमने बताया अभी। तो अगर इसको सूखा साबुन पे हम ऐसे लिटमस पेपर रखेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इससे मतलब पानी की उपस्थिति या नमी की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, तभी लिटमस पेपर काम करेगा। तो ये वाला भी एक अच्छा सा उदाहरण नहीं है चेक करने का, और वो टेस्ट वाला भी, क्योंकि हर चीज़ खा के भी नहीं टेस्ट की जा सकती, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्षारक जो है हमारे वो कड़वे भी नहीं होते फिर भी क्षारक होते हैं, तो हम स्वाद से भी नहीं पता कर सकते। इसलिए हमारे पास एक तीसरा है विद्युत अपघटनीय प्रकृति, जिससे हम क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं। वो कभी फेल नहीं होती, वो सदैव हमको क्लियर आंसर देती, ठीक। अब आप लोग ज़्यादा लिखने पे नहीं जाइएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ लिख तो सकते नहीं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप हमारी आवाज़ सुन के नोट्स बना लीजिए, ठीक।
क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और फिर उसमें ज़्यादा आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसे हम एक्सप्लेन ज़्यादा कर देंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे लेकिन आप लोग ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं विद्युत अपघटनी प्रकृति क्या है। अब विद्युत अपघटनी प्रकृति यह है कि जैसे कि अम्ल और क्षारक हैं, इनको आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित इनको किया, मतलब पता किया गया कि मतलब जो अम्ल और क्षारक हैं उनको आधुनिक सिद्धांतों पर उनको विद्युत अपघटनी प्रकृति द्वारा अलग अलग किया गया है। क्योंकि पहले जो हमारे थे उनको हम लोग स्वाद और लीटर पेपर के थ्रू निकालते थे, लेकिन वो कहीं कहीं पे फेल हो रहे थे, तो हमने क्या किया, विद्युत अपघटनी प्रकृति का यूज़ किया, जिससे हमको सही सही पता चल गया। लेकिन इससे पहले हमको जब विद्युत अपघटनी प्रकृति पढ़ें तो या विद्युत अपघटनी जो हमारी पद्धति है, इसको पढ़ने से पहले हमको एक ही पढ़ना है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। विद्युत अपघट्य ये क्वेश्चन आता भी है, पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। हेडिंग डालते हैं विद्युत अपघट्य, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए विद्युत अपघट्य। अपघट्य इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि विद्युत अपघट्य। अब ये विद्युत अपघट्य होते क्या हैं, वे यौगिक जिनकी गलित अवस्था यानी कि जलीय विलयन, लिख लेते हैं इसको, वे, ये हेडिंग आप पूरी डाल के इसको लिख लीजिएगा, वे यौगिक जिनकी गलित अवस्था, गलित अवस्था समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज होगी। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे जलीय विलयन, ठीक, जलीय विलयन, ठीक। इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं गलित अवस्था में। विद्युत, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, विद्युत दिख रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक। क्या है, जो वे यौगिक जिनमें हम इनकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि इनका अपघटन हो जाता है। तो क्या होता है, तो इनका अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, इनका अपघटन हो जाता है। तो हम इनको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य कहते हैं इनको। फिर से देख लेते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वे यौगिक जिनकी गलित अवस्था, गलित अवस्था समझ लीजिए जलीय विलयन, यानी कि घोल या कुछ लिक्विड फॉर्म में, उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा तो आप लोग जानते हैं, करंट, उसको प्रवाहित करते हैं, तो इनका अपघटन हो जाता है। मतलब अपघटन क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा NaCl हो गया, ये हमारा क्या है, NaCl हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य है। फिर क्या हुआ, CuSO4, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, CuSO4। फिर हम देखते हैं H2SO4, सभी लोगों ने सुना होगा, ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने सुना ना हो, साइंस पढ़ रहा हो H2SO4 के बारे में जानता हो। ये सारे क्या हैं, आदि हमारे विद्युत अपघट्य हैं। क्या है, ये सारे हमारे विद्युत अपघट्य हैं, ठीक। अब देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जो विद्युत अपघट्य हमारे पास हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रबल, एक होते हैं दुर्बल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, हेडिंग ऐसा डालेंगे पॉइंट 1 करके, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो देखना है प्रबल विद्युत अपघट्य होते क्या हैं, वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन पूर्ण आयनन हो जाता है। क्या होता है, वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण आयनन हो जाता है, ठीक। अब कुछ लोगों को आयनन नहीं पता होगा कि आयनन क्या होता है,
चलो, अगर आयनन नहीं पता है, लेकिन ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने नाम कि धनायन और ऋणायन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनका अलग अलग अपघटन हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग अलग हो जाता है। ये भी हम बताएंगे, आयनन समझाएंगे अभी। उससे पहले ये केवल इतना समझ लो कि जो विद्युत अपघट जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले अलग हो जाते हैं और निगेटिव वाले अलग हो जाते हैं पूर्ण रूप से। वो क्या होते हैं, हमारे प्रबल विद्युत अपघट होते हैं। इनके उदाहरण हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl हमारा जो है अभी ऊपर लिखा था हमने, ये क्या है, ये एक हमारा प्रबल विद्युत अपघट है। दूसरा क्या है, KCl है, KCl भी आप लोगों ने सुना होगा। फिर Na2SO3 देखा होगा आपने, क्या है, ये N है, Na2SO3, ये सब क्या है हमारे, ये प्रबल विद्युत अपघट है। क्या है, प्रबल विद्युत अपघट। अब दूसरी हेडिंग क्या है हमारी, दुर्बल विद्युत अपघट। यहाँ पे लिख लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी। तो इसमें फिर से नहीं लिखते हैं, ऐसे ही समझाते हैं। वे विद्युत अपघट जिनका जलीय विलयन पूर्ण आयनन नहीं होता है, मतलब वे जलीय विलयन जिनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है। आयनन नहीं होता है, मतलब होगा तो आयनन, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा। ऐसे विद्युत अपघट जिनका पूर्ण रूप से जलीय आयनन ऐसे विद्युत अपघट जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, हमारे दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं। होता है इनका भी आयनन है, लेकिन इनका पूर्ण रूप से नहीं होता है। ठीक, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, इनका है H2CO3। ठीक, दूसरा हमारा है HCN हो गया। तीसरा हमारा है CH3COOH। ये सब हमारे क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट हैं। ठीक, क्या है ये हमारे दुर्बल विद्युत अपघट हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि विद्युत अपघट क्या होते हैं। विद्युत अपघट, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं ये वे यौगिक होते हैं जिनकी गलित अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में या जलीय विलयन में विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो इनका अपघटन हो जाता है। अपघटन मतलब मान लीजिए NaCl है, ठीक, तो Na जो हमारा है ये पॉजिटिव है, Cl जो हमारा क्लोरीन है ये निगेटिव है, सोडियम हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है, निगेटिव है। जब इनमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव वाला अलग हो जाएगा, निगेटिव वाला क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इनका मतलब अपघटन मतलब अलग अलग हो जाए, टूट जाएगा। अपघटन मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना। तो इनका अपघटन हो जाएगा, पॉजिटिव वाले अलग हो जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाएगा और निगेटिव क्लोरीन का अलग हो जाएगा। तो ये हमारा होता है विद्युत अपघटन। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं। कुछ होता है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, चालक वाले 8th या 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 9th वाले हैं उन्होंने 8th में पढ़ा होगा और 10th वाले 9th में पढ़े होंगे। चालक देखे होंगे कि एक पूर्ण रूप से चालक होते हैं, एक अर्ध चालक होते हैं। तो वैसा ही इसमें भी है, इसमें प्रबल और दुर्बल है। ठीक, अपघट। तो प्रबल विद्युत अपघट वे हैं जिनका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाते हैं। और दुर्बल वाले आयनन क्या है हमारे, दुर्बल वालों में हमारा पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है। दुर्बल विद्युत अपघट में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होगा, जैसे कि H2CO3, HCN, CH3COOH, ये जो हमारे हैं ये हमारे दुर्बल विद्युत अपघट हैं। इनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयनन की, कि कुछ लोगों को अभी आयनन नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए आयनन की बात कर लेते हैं। आयनन को समझने के लिए एक आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे हम आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। तो पहले इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। ठीक, ये हमारा आर्हेनियस का विद्युत आयनिक सिद्धांत। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। क्या नाम से जानते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं स्लैश करके, विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। ठीक, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा कुछ लोगों को क्योंकि ये कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे मैनेज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या हुआ, आर्हेनियस का जो आयनिक सिद्धांत है उससे हम क्या समझ जाएंगे, आयनन समझ में आ जाएगा। इसके लिए कुछ पॉइंट हमको देखने होंगे, कुछ पॉइंट में इसको अलग हम देख लेते हैं जिससे हमको आसानी से समझ में आएगा। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आसानी से समझने में थोड़ा
वो रहेगा, आसानी से समझ लेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट क्या है आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिन लोगों को लिखना है, नोट्स बनाने हैं वो लोग नोट कर लीजिएगा। हम बोल के बता रहे हैं क्योंकि लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बोलते हैं, ये देख सुनिए, ये हमारा है पहला वाला पॉइंट जो है, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल, हमारा मान लिया कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारा NaCl था या HCl था, उसमें हम जल मिलाते हैं या फिर किसी अन्य जो कोई विलायक है जो उपयुक्त है उसके लिए, उसमें मिलाते हैं, तो धनावेशित और ऋणावेशित में अलग अलग अपघटन उसका हो जाता है। ठीक, मान लिया हमारा कोई एक NaCl है, ठीक, ये हमारा क्या था, विद्युत अपघट्य था हमारा। ठीक, तो इसको हमने इसमें जल में मिलाया या कोई और भी विलयन है जो उपयुक्त है उसमें मिलाया। ठीक, तो इसमें क्या होगा, धनायन अलग हो जाएंगे और ऋणायन अलग हो जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। धनायन ऋणायन कैसे अलग हो जाएंगे, मान लिया सोडियम जो हमारा है, मान के लिया, ठीक, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो सोडियम हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो जो पॉजिटिव वाला होता है उसको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, और जो निगेटिव वाला होता है उसको ऋणायन कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं कि क्या है, कि दूसरा पॉइंट हमारा है, इनके आवेश विपरीत होंगे, मतलब एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, लेकिन इनके आवेशों की संख्या जो है वो समान होगी। क्या होगी, इनकी संख्या समान होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे हम लोग, कि इनके आवेश तो विपरीत होंगे, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, लेकिन इनके आवेशों की संख्या समान होगी। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा एक है हमारा, तीसरा है कि जब विद्युत अपघट्य के आयनन से उत्पन्न, फिर से देख लेते हैं कि कोई विद्युत अपघट्य हमारा है, ठीक, उसके आयनन से उत्पन्न आयन जो विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। हमारे विद्युत अपघट्य, फिर से समझिए, विद्युत अपघट्य जो हमारे हैं, ठीक, उनके आयनन से जो उत्पन्न हमारे ये आयन होते हैं कि एक धनायन और एक ऋणायन है हमारा, ये उत्पन्न होते हैं, तो ये अपने विपरीत वाले को आवेशित कर लेते हैं। ठीक, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। मान लिया कोई एक ये हमारा NaCl है, ठीक, इसको हमने तीसरा पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट तो हमने लिख लिया, समझ लिया, तीसरा पॉइंट देखते हैं। मान लिया ये कोई हमारा एक बॉक्स है या कोई बर्तन ले लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने क्या रखा, Na रखा और Cl रखा। Cl हमारा निगेटिव है और सोडियम क्या है हमारा, पॉजिटिव है। इसमें अब हम कोई विद्युत अपघटन कराते हैं। मान लिया इसमें एक इधर से तार डाला, एक इधर से तार डाला, ये हमारा है कैथोड। कैथोड को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस, और इधर हम एनोड कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं एनोड, इधर कर लेते हैं कैथोड। कैथोड को हम लोग प्लस लिखते हैं और एनोड को माइनस लिखते हैं। ये दो तार हमने इसमें डाले। अब जो इसमें करंट हम लोग पहुंचाएंगे, तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो निगेटिव की तरफ ये आकर्षित होगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आयन है हमारे धनायन और ऋणायन, ये विपरीत आवेश की तरफ आकर्षित होते हैं। विपरीत आवेश क्या, जो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव वाला आकर्षित होगा और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाला आकर्षित होगा। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि जो आयनन की प्रक्रिया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, चौथा पॉइंट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th और 9th में, कि जो दोनों ओर से हो। जैसे ये हमने NaCl लिखा है, तो ये इधर से चाहे NaCl लिखे हैं उसको भी तोड़ेंगे तो Na और Cl में टूटेगा, और अगर अलग अलग Na और Cl मतलब सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हैं, उसकी अगर अभिक्रिया कराएंगे तो वो इधर क्या हमको देगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl देगा। मतलब ये इधर से भी अभिक्रिया हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, मतलब दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए पांचवा पॉइंट डालते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, जो विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो हमारा आयनन विपरीत आवेश इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करता है। ये हमने चेक किया भी कि जब विद्युत धारा आयन में हम प्रवाहित इसमें करते हैं किसी विद्युत अपघट्य में, तो क्या होता है, विपरीत आवेश की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ, मान लिया कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारा है सोडियम और क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड था हमारा, अम्ल ले लें या क्षार ले लें, उसके जल में विलय करने पर उसके अणुओं का भाग जो आयनन के रूप में वियोजित हो जाता है उसे आयनन कहते हैं, और जितनी मात्रा में वियोजित होता है उसे आयनन की मात्रा कहते हैं। तो हमको ये छठा पॉइंट लिख लेना है, क्या है, आयनन की मात्रा वाला, आयनन की मात्रा। तो ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा होता है क्योंकि न्यूमेरिकली आप कहीं पे भी आपको काम आएगा। ठीक, तो आयनन की मात्रा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या क्या होगा,
वियोजित जितने अणु होंगे, वियोजित मतलब जितने अलग हुए होंगे, वियोजित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये हो गया हमारा वियोजित अणुओं की संख्या बटे क्या होता है हमारा कुल अणुओं की संख्या। क्या है? कुल अणुओं की संख्या। ये हमारा एक समझ लीजिए एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। आयनन की अगर मात्रा हमको निकालनी है तो क्या करेंगे, देखेंगे कितने अणु वियोजित हुए हैं, उनकी टोटल नंबर लिखेंगे और बटे में क्या लिख देंगे, कुल अणुओं की संख्या। यानी टोटल जितने अणु होंगे उनको नीचे रखेंगे, ऊपर जितने वियोजित हुए हैं अणु मतलब अलग अलग हुए हैं उनको लिखेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, वियोजित अणुओं की संख्या। अब एक पॉइंट और रह गया इसमें, वो लिख लेते हैं, इससे आपको आयनन पूरा समझ में आ जाएगा। ये है किसी विद्युत अपघट में, जब विद्युत अपघट के भौतिक गुण जैसे उसकी चालकता है, विद्युत चालकता है, ठीक, ये उसका भौतिक गुण हुआ, और रासायनिक गुण जैसे हुए उसके टेस्ट वगैरह ये सबसे, ये उसके रासायनिक गुण हुए, ठीक, इनके स्वभाव उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। मान लिया कोई हमारा एक है विद्युत अपघट, सोडियम क्लोराइड जैसे हमने लेके चला अभी, तो सोडियम क्लोराइड जैसे हमारा है ये, तो इसके विद्युत चालकता जो है वो भी उसके किस पे मात्रा पर निर्भर करेगी, क्या करेगी, उसकी जो चालकता है उसकी मात्रा पर निर्भर करेगी। जितना अधिक उसमें मात्रा होगी उसकी सोडियम क्लोराइड की, उतना अधिक वो चालकता उस अपनी प्रदर्शित करेगा, वो उस पर निर्भर करेगा, ठीक, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास सोडियम होंगे वो एनोड की तरफ हमारा आकर्षित होंगे, और जितने क्लोरीन होंगे उतने वो कैथोड की तरफ आकर्षित होंगे, और उनके रासायनिक गुण भी उसी प्रकार मात्रा पर ही निर्भर करते हैं, ठीक। तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा आर्हेनियस का आयनिक का सिद्धांत था उसको समझ लिया। इसमें केवल एक ही चीज़ समझने वाली थी इम्पॉर्टेंट, जो हमको क्या समझना था कि जो सोडियम क्लोराइड है वो धनायन और ऋणायन दो में टूट जाते हैं, ठीक, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दोनों तरफ होती है। और तीसरी बात ये हमको समझने वाली थी कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने विपरीत आवेशों की ओर आकर्षित हो जाती है, ये याद रखना है। मान ली जो हम देखते हैं सोडियम हमारा पॉजिटिव है तो वो हमारा निगेटिव एनोड की तरफ आकर्षित होगा, क्लोरीन हमारा निगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैथोड की तरफ आकर्षित होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अम्लों और क्षारकों को अलग अलग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, अम्ल को देखते हैं अलग और क्षारकों को देखते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार ही हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अम्ल। अब हम लोग अम्ल को डिटेल में पढ़ेंगे। अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड, ठीक, ACID एसिड। यहाँ पे थोड़ा ए लग रहा होगा तो इसे फिर से देख लें, ACID एसिड, ठीक, ये हमारा हो गया एसिड। तो एसिड को कैसे पहचानेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या कहते हैं, H पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन। जो विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देंगे वो क्या होंगे, हमारे अम्ल होंगे, ठीक। अब हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा ये धनायन देंगे ही नहीं, केवल और केवल ये हमारा धनायन इसको कहते हैं, पॉजिटिव होता है इसको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। तो केवल और केवल हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धनायन ये नहीं देंगे। तो इससे हमको एक बात और समझ में आई कि इसमें हाइड्रोजन के आयन अम्ल में छुपे हुए होते हैं या अम्ल में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के आयन अम्ल में पाए जाते हैं। तो जिनको लिखना है परिभाषा के तौर पे वो लोग लिख लें अम्ल क्या होता है। तो इनको सीधे सीधे ऐसे साइंस की भाषा में अगर कहें तो सिंपल भाषा में तो ऐसे लिख देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं, ठीक। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। ये सिंपल सी बात थी। आर्हेनियस ने केवल इतना बताया था कि अम्ल में जो विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, ठीक, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, और इसमें हाइड्रोजन आयन हर अम्ल में पाया जाता है, ठीक। अब अम्ल उन्होंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं। अब ये हम देख लेते हैं कि अम्ल जो बताया उन्होंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं।
हो जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। अब ये हमको मिलते कहाँ से हैं? प्रबल अम्ल कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमको खनिजों से मिलते हैं। खनिज से मिलने वाले अम्ल क्या होते हैं? वे प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक, तो खनिज से मिलने वाले कौन कौन से अम्ल हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया H2SO4, ये हमारा क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है हमारा? H2SO4 हमारा प्रबल अम्ल है। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, फिर हमारा है HCN, HCN हो गया। फिर हमारा है HNO3, ये सब क्या है? हमारे प्रबल अम्ल है। ये कहाँ से प्राप्त होता है हमको? खनिजों से। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो हमारे अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ये कौन से कहाँ से पाए जाते हैं? ये खनिजों से पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा H2SO4, HCl, HNO3। अब देखते हैं ये पूर्ण रूप से कैसे आयनित हो जाते हैं। तो हमको लिखना है इधर H2SO4। अभी अभी हमने देखा कि जो इनकी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, मतलब दोनों तरफ से चलेगी। ठीक, अभी भी देखा था हमने कि जो इसकी अभिक्रिया है वो दोनों तरफ से चलेगी, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अब हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, मतलब 2 अणु हमको हाइड्रोजन के मिले। ठीक, उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारा SO4 है, ठीक, बचा क्या? एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया सल्फर का ऑक्साइड। ठीक, सल्फर के ऑक्साइड अलग हो गए और हाइड्रोजन के अलग हो गए। अब जैसा कि हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है हमारा, ये हमारा निगेटिव है और यहाँ पे डबल निगेटिव दे रहा है। ठीक, और सल्फर के जो ऑक्साइड हमारे पास है उनको हमने उसमें भी देखा, उसमें भी डबल निगेटिव हमको मिल रहा है। तो जो अलग हुए, यहाँ पे हाइड्रोजन का केवल सिंगल होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक धनायन दिया और सल्फेट का जो हमको आयन प्राप्त हुआ उसमें डबल निगेटिव मिला। ठीक, तो देखा हमने धनायन वाले अलग हो गए और ऋणायन वाले अलग हो गए, दोनों अलग अलग टूट गए। और देखा क्या हमने कि इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई, दोनों तरफ से करेंगे। इधर से इनको भी अगर लिखेंगे इधर तो भी ये हमको क्या ऐसे ही प्राप्त होगा। क्या होगा? अगर ये केवल इतना लिखेंगे और इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक, तो देखा हमने कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा है इसकी जो हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ? हमको हाइड्रोजन आयन मिला और इधर क्या मिला? हमको सल्फेट आयन मिला। कौन सा आयन मिला? सल्फेट आयन। ये दोनों अलग हो गए और धनायन, इनके जो धनायन और ऋणायन है वो भी अलग अलग हो गए। ये क्या समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा वाला क्या है? दुर्बल अम्ल। ये हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। अब ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कार्बनिक अम्लों से। प्रबल वाले हमको कहाँ से प्राप्त हो रहे थे? वो खनिजों से प्राप्त हो रहे थे। और दुर्बल वाले हमको कहाँ से प्राप्त होंगे? ये कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होंगे। अब कार्बनिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इनको देखेंगे, एक तो पादप से प्राप्त होते हैं। पादप क्या होता है? पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे। ठीक, इनसे प्राप्त होता है। और क्या होता है? जंतुओं से। जंतुओं को तो हम जानते होंगे, मनुष्य, पक्षी, जानवर, इनसे हमको प्राप्त होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल। ठीक, अब इनको हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कौन कौन से। उदाहरण देखते हैं। एक हमारा हो गया, इधर हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल HCl। ये हमारा क्या है? HCl क्या है? ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक, और उसके बाद में हमने देखा CH3COOH, ये भी हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है, CH3COOH। और हमने फिर एक और देखा HCOOH, HCOOH आदि जो ये हमारे हैं ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक, अब हमको एक इसका भी एक हम लोग क्या करते हैं? एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। जैसे हमने एक लिया, इसमें हमने लिया था H2SO4, इसमें हम ले लेते हैं
HCl ले लेते हैं, HCl, ठीक। इसकी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराएंगे, मतलब दोनों तरफ से अभिक्रिया होगी। तो क्या होगा, सिंपल टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और क्लोरीन के जो आयन है वो अलग हो जाएंगे। अब क्लोरीन के क्या है आयन, ये है हमारे ऋण आयन, और हाइड्रोजन के धन आयन है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो एक तो हमको मिला हाइड्रोजन आयन, एक क्या मिला, साइनाइड आयन। HCl नहीं था, HCN था, और यहाँ पे HCN कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, HCN कर लेना, ठीक। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड जो था उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन अलग हो गया और साइनाइड अलग हो गया, तो धनायन अलग हो गए और ऋणायन अलग हो गए, ठीक। अब हमको एक चीज़ और देखनी है कि अम्लों की जलीय विलयन में जो सापेक्षिक प्रबलता है उसका क्रम देख लेते हैं। अभी तक इतना हम लोगों ने देख लिया, अब उसकी प्रबलता का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे प्रबल क्या है, पहले लिख लिया इधर HCl, फिर उससे कम क्या है हमारे पास HNO3, HNO3, फिर हमारे पास है H2SO4, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उससे कम में हमारे पास क्या है CH3COOH, फिर हमको क्या मिला H2CO3, फिर क्या है हमको मिला, थोड़ा फिर से गड़बड़ हो रहा है, इसको HCl कर लो, HCl, क्योंकि HCl तो हमारा दुर्बल है, अभी हमने देखा कि जो दुर्बल अम्ल है वो HCl है, यहाँ पे HCl कर लो। HCl हमने देखा था, ये यहाँ पे हमने देखा था कि ये प्रबल है, सबसे प्रबल क्या है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सबसे दुर्बल क्या है HCN है, क्या है HCN जो हमारा है वो सबसे दुर्बल है, और HCl ये हमारा HCl है क्या है, ये सबसे प्रबल है, और HCN क्या है, सबसे दुर्बल है। अभी इसमें अभी हमने देखा कि दुर्बल वाले में हमने देखा था HCN, प्रबल वाले में हमने देखा था HCl आया था। तो HCl सबसे प्रबल है और HCN जो है हमारा सबसे दुर्बल है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको हाइड्रोसाइनाइड, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन आकृति में बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं, आकृति में बहुत छोटे होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो आकृति में बहुत छोटे होते हैं, और इनके छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण ये जल के अणुओं के साथ जुड़कर जलायोजित आयन का निर्माण करते हैं। जो हमारे धनायन हैं हाइड्रोजन के वो छोटे होते हैं, जिसके कारण ये जल के अणुओं के साथ जुड़कर जलायोजित आयन का निर्माण करते हैं। इस जलायोजित आयन को जानते हो क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। नीचे जगह थोड़ी कम बच रही है, इसको लिख लेते हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। माना ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन धनायन है, ये नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। हाइड्रोजन आयन हमारा मान लिया ये है, ठीक। इसको हमने क्या किया, H2O जल में मिलाया, ठीक। तो हमको क्या मिला, मिला हमको हाइड्रोनियम आयन, इसको हम लोग लिखते हैं H3O, क्योंकि हाइड्रोजन का एक अणु ये था, दो अणु ये थे, तो 3 अणु हो गए हाइड्रोजन के 3 और एक ऑक्सीजन का। तो H3O को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन है आकृति में छोटे होते हैं, छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण ये जल के अणुओं के साथ जुड़कर जलायोजित आयन का निर्माण करते हैं। इस जलायोजित आयन को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्षारक के बारे में। आर्हेनियस ने क्षारक के बारे में क्या सिद्धांत दिया है, तो लिख लेते हैं क्षारक। क्षारक या इनको भस्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भस्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिस, इनको हम बेसिस भी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिस या एस, ठीक। तो इनको देखते हैं कि आर्हेनियस ने इनके बारे में क्या बताया। इनको बताया कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयरन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। पहले अम्ल में क्या हो रहा था, वहाँ पे हमको धनायन मिल रहा था, कौन सा, हाइड्रोजन धनायन। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, वो भी ऋणायन। हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, प्रकृति में ऋणायन होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है उस पर, निगेटिव मतलब माइनस चार्ज होता है उस पर। तो ये हमको क्या कहते हैं, इसको ऋणायन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है ये ऋणायन, ठीक।
वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर, सभी क्या होंगे, जल में या कोई उपयुक्त और विलेय होगा उसमें वियोजित होकर क्या करेंगे, हमको ऋणावेशित आयनों के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH निगेटिव देते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म या क्षारक कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमने क्षार नहीं लिखा है, क्या लिखा है, क्षारक लिखा है। तो क्षार और क्षारक में अंतर होता है, ये जिन बच्चों को ना पता वो लोग समझ लें एक बार कि क्षार और क्षारक अलग अलग होते हैं। क्षारक वे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। देख लेते हैं एक बार, नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम क्षार कह सकते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार तो कह सकते हैं, लेकिन सभी जो क्षार हैं वो सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं होते हैं। अभी इसको हम समझा देते हैं कैसे। सभी क्षारक जो हैं हमारे वो क्षार नहीं होते हैं, ये हमको क्या कहेंगे, क्षार नहीं होते हैं, क्षार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। कैसे, एक बात हम देख लेते हैं कि देखो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, मान लिया ये कोई एक क्षारक है, ठीक, इसको हमने जल में ऐसे घोला तो ये घुल गया। अगर जल में घुल गया, मान लिया साबुन है, एक क्षारक हमारा साबुन है, उसको जल में घोला तो वो घुल गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार है, ये एक क्षार है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षारक होंगे जो जल में घुलनशील नहीं होंगे, लेकिन उनका क्या होगा, उनका जो प्रकृति होगी, उनके गुण होंगे वो क्या होंगे, कड़वे होंगे, या लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को। तो वैसे तो हुए तो क्षारक, लेकिन उनको हम क्षार नहीं कहेंगे, उनको हम क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं सभी, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग क्षारक कहते हैं। और जो क्षारक जल में घुलनशील हो जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ये एक नोट करने वाली बात है। तो क्षारक को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्षारक क्या होता है। यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं। अब जिन बच्चों को नोट करना है वो लोग नोट करके लिख लें कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन कैसे लिखेंगे, OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक या भस्म कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्षारक हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे अम्ल दो प्रकार के होते थे, अभी अम्ल हमने देखा था कि एक प्रबल अम्ल थे, एक दुर्बल अम्ल थे। वैसे ही क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या होते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। ठीक, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, और प्रबल क्षारक कहते हैं। और ये आयनित होने के बाद में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, जिन बच्चों को लिखना हो, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक, वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH निगेटिव देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ये हमारे क्या है, प्रबल क्षार हैं। KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक, और हमारा होगा BaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, प्रबल क्षारक हैं। ठीक, अब देखते हैं कैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अभी हमने बात की ना कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, यानी OH निगेटिव देंगे। कैसे देंगे, अब पहला वाला हम देख लेते हैं, जो हमने लिखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो हम ले लेते हैं KOH, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इसमें हमने क्या की, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई, मतलब दोनों तरफ से ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ से हो जाती है उसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं हम लोग
पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे। जैसे कि देखा अभी KOH है, इसमें K क्या हुआ, अलग हो गया, K पॉजिटिव है, और फिर क्या हुआ, OH जो हमारा है ये निगेटिव आयन अलग हो गया। तो हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया और पोटेशियम आयन अलग हो गया। तो इससे हमको क्या पता चला, ये प्रबल क्षारक हैं, ठीक, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन हमको देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब देख लेते हैं दुर्बल क्षारक। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक क्या है? जैसा कि हमको पता है कि उसका थोड़ा उसमें अंतर होगा, प्रबल से थोड़ा अंतर इसमें होगा। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि इनका आयनन जल में पूर्ण रूप से नहीं होता है, वे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। इसमें क्या वही बार बार लिखे, इसमें अभी लिखा तो था ही, जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं वो प्रबल क्षारक होते हैं और जो पूर्ण रूप से नहीं होते हैं वो हमारे दुर्बल क्षारक होते हैं। लिख लेना ऐसे ही, ठीक। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है AlOH का होल थ्राइस, ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षारक है। एक और लिख लेते हैं NH4OH, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे हैं दुर्बल क्षारक। एक हो गया AlOH का होल थ्राइस और दूसरा क्या हुआ NH4OH, ये सब क्या है हमारे दुर्बल क्षारक हैं। अब AlOH का होल थ्राइस इसको कहते क्या है? ऐसे तो मैंने बता दिया कि AlOH का होल थ्राइस लिखा है, लेकिन इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इसी को हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे रिएक्शन इसी का कराते हैं। AlOH का होल थ्राइस है, इसकी हम लोग क्रमणीय अभिक्रिया कराते हैं, मतलब दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रिया। तिरछा हो गया थोड़ा, इसकी हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई। क्या कराई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसकी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो देखेंगे कि यहाँ पे 3 जो है Al के पॉजिटिव देंगे, ठीक, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, पॉजिटिव है। और 3 जो OH के अणु हैं वो क्या करेंगे, निगेटिव हमको आयन देंगे। मतलब हाइड्रोजन आयन जो OH था हमारा वो निगेटिव अलग हो गया और एल्यूमिनियम का जो पॉजिटिव था, धनायन था, वो अलग हो गया, जैसा हमने देखा। तो इसमें पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 3 OH हमको यहाँ पे एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या हुए, हमको प्राप्त हुए दुर्बल क्षारक हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनको भी हम एक लिख लेते हैं, क्षारकों की जलीय में प्रबलता के क्रम के अनुसार लिख लेते हैं कि कौन इसमें ज़्यादा प्रबल है और कौन ज़्यादा दुर्बल। तो उसमें लिख लेते हैं, एक क्रम लिख लेते हैं, क्रम आप भी लिख लीजिएगा। क्षारकों के दुर्बलता का क्रम, प्रबलता का क्रम। तो क्षारकों का प्रबलता का क्रम है, पहले सबसे प्रबल क्या है क्षारक जो हमारा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसके बाद में हम क्या लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं NaOH। उसके बाद में हमने देखा NH4OH, NH4OH। उससे दुर्बल क्या है हमारा, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो देखा हमने जो क्षार हैं उनमें सबसे प्रबल क्या है, KOH, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उससे दुर्बल क्या है, NaOH। उससे दुर्बल NH4OH, और उससे भी दुर्बल क्या है, BaOH का होल ट्वाइस। मतलब सबसे दुर्बल जो हमारा है BaOH का होल ट्वाइस है, और जो सबसे प्रबल क्षारक हमारा है वो KOH जो हमारा है सबसे प्रबल क्षारक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं और क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल भी 2 होते हैं जो प्रबल और दुर्बल होते हैं, और क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं जो प्रबल और दुर्बल होते हैं। इन सब के बारे में आज हमने विस्तृत पढ़ा सब कुछ। अगर कोशिश की मैंने अपना अच्छा करने की, जितना मैं अच्छा कर सकता था। थोड़ा यहाँ लाइट की और कीड़े आ रहे हैं उसमें बीच बीच में, ये सारी दिक्कत थी। थोड़ा तबीयत भी सही नहीं थी तो खांसी ऐसी बीच में आ रही थी, इन सब के लिए क्षमा चाहेंगे। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा अपने तरीके से समझाने की, जो साइंस की लैंग्वेज से अलग हट के मैंने समझाने की कोशिश की, अपनी भाषा में या आपकी बोलचाल की भाषा में वैसे भी समझाने की कोशिश की। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो अगर तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। ये साइंस के केमिस्ट्री की पहली क्लास है, अगली क्लास भी आ जाएगी कल या परसों में। तो आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, रोज़ आपको एक नई क्लास मिलती रहती है। आपका इसे स्कूल बंद भी है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको रेगुलर एक क्लास मिलती जा रही है। जितना आप स्कूल में पढ़ते हो उतना आपको यहाँ से मिलता जा रहा है।
आप इधर उधर का यूट्यूब पे देखते रहते हैं, इससे अच्छा है आप अपनी क्लास कीजिए और पढ़िए, कुछ नया सीखिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।